चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 का अध्याय अपवाह। पुस्तक का नाम है समकालीन भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अपवाह। देखते हैं सबसे पहले अपवाह है क्या। अब देखिए पहली लाइन में अंडरलाइन कर रखा है मैंने। अपवाह एक नदी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। अब देखिए ये बीच में ये जल विभाजक, ये थोड़ा सा ऊंचा है इसके आसपास के क्षेत्रों से, इसलिए ये जल को दो दिशाओं में विभाजित कर रहा है। ऊपर से जब जल चलेगा तो दो दिशाओं की तरफ जाएगा जहाँ ढलान है। जैसे पहाड़ से ऊपर दोनों साइड अगर जल बहे तो पहाड़ किसका काम करता है? जल विभाजक का। तो जल विभाजक क्या है? जो उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है? जल विभाजक कहलाती है। इसके बाद आगे बात करें, विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो अमेजन नदी की है। यानी सबसे ज़्यादा पानी जो है विश्व में वो किस नदी के द्वारा दिया जाता है? सबसे ज़्यादा जो छोटी छोटी नदियाँ आके जिस नदी में मिलती हैं वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित अमेजन नदी। भारत की अगर बात करें, अगला प्रश्न है ज्ञात कीजिए भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो आप याद रखें गंगा नदी। गंगा नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में अपवाह तंत्र। अगला बिंदु है हमारा भारत में अपवाह तंत्र। तो भारत में अपवाह तंत्र की हम बात करें तो भारत के अपवाह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ अंडरलाइन में दोनों की प्रकृति भिन्न है, हिमालय की नदियों की और प्रायद्वीपीय नदियों की। हिमालय की अधिकतर नदियाँ जो हैं वो 12 मासी होती हैं। 12 मासी मतलब इनमें पूरी साल वर्ष भर पानी आता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तो हिमालय पर्वत पे क्या है? बर्फ़ जमी है 6000 मीटर से ऊपर 12 मास बर्फ़ जमी रहती है और उस बर्फ़ के कारण वहाँ पे नदियाँ जो है वो 12 महीने पानी देती रहती हैं, क्योंकि नदियों में बर्फ़ पिघल के और गर्मियों में भी वहाँ पानी मिलता रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी नदियाँ 12 मासी नहीं होती, वो मौसमी होती हैं, यानी बरसात के मौसम में ही उनमें पानी आता है। अब देखिए हिमालय पर्वत की जो मुख्य नदियाँ हैं, दो मुख्य नदी यहाँ दे रखी हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र में दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये ऐसी नदियाँ हैं जो पर्वतों को काटकर गोर्ज, ये सामने चित्र है आपके सामने, ये गोर्ज का चित्र है। इस तरह के महाखड्डे या गड्ढों का निर्माण करती है जिनको गोर्ज कहते हैं। अब चूंकि ये काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं तो अपने बीच के क्षेत्रों में तेज़ी से और पहाड़ों को काटती हुई निकलती हैं, इसलिए ये तीव्र अपरदन करती हैं। इसके बाद हम बात करें, ये देखिए नदी के ये चित्र नदी की विभिन्न अवस्थाएं दे रखी हैं। इस नदी की विभिन्न अवस्थाओं को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नदी का सोर्स यानी स्रोत। नदी जहाँ से निकलती है वो नदी का स्रोत कहलाता है। किसी बर्फ़ हिमानी से या बर्फ़ की जो शिलाएँ हैं उनसे ये निकलती है। ये पहाड़ का ऊपरी भाग है
फिर हम मध्य भाग की तरफ जाएं तो ये विसर्प बनाती है। विसर्प यानी सांप के आकार में इस तरह के आकारों को ये बनाती है। इन आकारों के बीच में ये जो विसर्प हैं, इन विसर्पों से कोई भाग यहाँ से मान लीजिए किसी कारण से कट के और ये नदी ऐसे रास्ता बना लेती है, और इस तो ये जो भाग है, ये विसर्प सांप के आकार का गोलाकार भाग, ये नदी से थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसी को विसर्प कहते हैं। विसर्प या गोखुर झील इसको कहा जाता है। आप देखिए यहाँ गोखुर झील में ऐसा ही चित्र बना रखा है। ये नदी पहले यूँ बहती थी, ऐसे बहती थी, यूँ या यूँ कहिए ऐसे, और यूँ इस तरह से बहती थी ऐसे। बाद में ये वाला हिस्सा ये इससे कट के अलग हो गया, और फलस्वरूप इसमें से गोखुर झील, गाय के खुर जैसी होने के कारण ये गोखुर झील, ये जो आकृतियां हैं ये इस तरह की, ये तो कहलाते हैं विसर्प, सांप के आकार के, ये विसर्प है ये। और इसमें से जब ये वाला हिस्सा कट के मान लीजिए अलग हो जाता है, ये इस तरह का, और नदी अपना रास्ता सीधा बना लेती है। यहाँ से जाती, पहले तो ऐसे जाती थी ऐसे, बाद में ये सीधी जाने लगती है, ऐसे सीधी जाने लगती है। तो फिर ये जो हिस्सा है ये इस तरह से, ये मुख्य नदी जा रही है, और इससे ये हिस्सा अलग हो गया। ये हिस्सा कहलाता है गोखुर झील। आप देखिए इसमें स्क्रीन पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये गोखुर झील। निचला भाग में ये क्या करती है, जैसे ये नदी जा रही है और समुद्र में गिरने से पहले ये इस तरह से धाराओं में अलग अलग बट जाती है, और वहाँ ये त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण करती है। देखिए ये त्रिभुज सा बन गया। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही डेल्टा कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? डेल्टा। तो देखिए ऊपर से जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर और समुद्र में गिरने तक कई सारी आकृतियों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। यानी वर्षा पड़ेगी तो इनमें पानी आएगा, बरसात नहीं होगी तो इनमें पानी नहीं आएगा। अब यहाँ दिखाया प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। और अब इसमें प्रश्न पूछा है, क्या इस प्रकार की दो नदियों को पहचान सकते हैं? तो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको नक्शे में कौन सी नदियाँ हैं। देखिए सबसे पहले हम भारत के नक्शे की हम बात करें तो देखिए ये ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये निकलती है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। यहाँ मानसरोवर झील से निकली और इधर ये अरब सागर में जाके गिर रही है। इसके बाद हम बात करें सिंधु के बाद, सिंधु के साथ में ही सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ देखिए झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, और एक नदी व्यास है। ये पांचों नदियाँ जाके सिंधु नदी में मिलती हैं, इसलिए इस सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। सिंधु नदी का अधिकतर भाग पाकिस्तान में, भारत में सिर्फ इतना सा, यहाँ से चीन से निकला और केवल ये वाला सिरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये भारत में बहती है। शेष नदी इधर से होते हुए ये पाकिस्तान में जाते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद हम बात करें सिंधु के बाद में दूसरी नदी की मैं बात करूँगा, गंगा नदी। तो देखिए ये गंगा नदी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये गंगा जा रही है और इसमें आके ये यमुना मिल रही है। यहाँ से जाने के बाद ये आगे बढ़ती है, इसमें सोन नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी आगे बढ़ती है, और इसके बाद इसमें से ये एक नदी का एक हिस्सा इधर निकल जाता है और एक हिस्सा इधर ये बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में
इसमें आके ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। अब ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और फिर देखिए, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ इस तरह से आके, और ये गंगा नदी इधर से, ये गंगा नदी आ रही है, दोनों आके मिल जाती हैं और यहाँ ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ देखें, गंगा नदी जब इधर से आ रही है तो ये दो शाखाओं में बढ़ती है, एक शाखा इधर और एक शाखा इधर। इसमें इधर से आके ये ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। तो इस तरह से गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो शाखाओं में बढ़ती है और एक शाखा बांग्लादेश को निकल जाती है जिसमें आके ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ये तीनों हिमालयी नदियाँ। फिर हम तक प्रायद्वीपीय भारत, तीन ओर से पानी से घिरा होने के कारण भारत के निचले वाला हिस्सा जो दक्षिणी भारत है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें से जो मुख्य नदियां हैं, आप देखिए, ये दो नदियां हैं, नर्मदा और इसी के नीचे तापी। देखिए गौर से, नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दोनों नदियां अरब सागर की तरफ जा रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की शेष नदियां किधर जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी की तरफ में। यहाँ एक एक के नाम ले रहा हूँ। देखिए, महानदी है, किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। इधर ये कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, ये भी कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी है, ये भी कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी है, ये भी कहाँ जा रही है? कावेरी नदी में। ये तुंगभद्रा नदी है, ये कृष्णा में जाके मिल जाती है, कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है, यानी कृष्णा की सहायक है। तो इस तरह से ये भारत की जो मुख्य नदियां हैं वो मैंने अभी आपको बताई। अब इनको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नदियां हैं हिमालय की वो हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीन तंत्रों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, ये देखें आप, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। तिब्बत, यहाँ तिब्बत शब्द आया है, बहुत से बच्चे तिब्बत को नहीं जानते तो मैं उनको बता देता हूँ। ये भारत का नक्शा देखिए, यहाँ इस जगह पे पहले ये तिब्बत नाम का एक देश हुआ करता था, जो वर्तमान में, ऊपर ये चीन है, जो चीन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब ये पूरा देश चीन हो गया है, तिब्बत भी इसी में शामिल है। लेकिन हम लोग इसी को, क्योंकि चीन लिखा हुआ है, चीन के पास कोष्टक में ही तिब्बत लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब ये चीन का हिस्सा है तिब्बत। तो तिब्बत की यहाँ बात आ रही है, तो तिब्बत से ही निकलती है सिंधु नदी। और तिब्बत में एक झील है मानसरोवर, यहाँ से जो उद्गम शुरू हो रहा है ये सिंधु नदी का। ये सिंधु नदी जब यहाँ से निकल रही है तो कहाँ से निकलती है? ये यहाँ झील है मानसरोवर झील तिब्बत में, उस मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है। तो मानसरोवर झील से निकलने के बाद ये देखिए, जब भारत के जम्मू कश्मीर में बहते हुए और फिर पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसमें ये विभिन्न मुख्य इसकी सहायक नदियाँ मिल रही हैं। देखिए, इसकी सहायक नदियाँ देखिए, जास्कर, न्यूब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, यानी मैदानों में प्रवेश करती है। इसके बाद इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। अब देखें, ये 5 सहायक नदियां महत्वपूर्ण पूछी जाती है एग्जामों में। सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम तो आप ये ध्यान रखें, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। यानी ये नदी जो है कहाँ मिल गई? अरब सागर में। मैं आपको बता चुका हूँ नक्शे में
कि किस तरह से सिंधु नदी अरब सागर में मिल रही है। ये देखिए इसकी सारी सहायक नदियाँ सिंधु नदी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये ब्यास, ये सभी जाके इसमें मिल गई। इसके बाद ये नीचे अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद हम बात करें दूसरा जो नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। लेकिन गंगा नदी तंत्र से पहले सिंधु समझौते के बारे में हम बात कर लें। पहले सिंधु नदी की लंबाई लगभग इसमें दी गई है 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर। अब सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है, इसलिए इस पे हमेशा इसके पानी के ऊपर विवाद रहा है। विवाद क्या रहा है कि इसके पानी को कौन ज़्यादा लेगा, भारत ज़्यादा लेगा या पाकिस्तान ज़्यादा लेगा, इस बात पे बहस होती रही है। इसलिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है, जो 1960 में हुआ था, ये आप ध्यान रखें। अब ये समझौता है क्या, भारत केवल इस नदी का 20% उपयोग कर सकता है, शेष जो 80% है वो पाकिस्तान उपयोग में लेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, भारत को सिर्फ 20% पानी इस नदी जल समझौते के अनुसार मिल सकता है। अगली हम बात करें गंगा नदी तंत्र। पहला जो नदी तंत्र था वो हमने पढ़ा सिंधु नदी जल तंत्र। इसके बाद अगला नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी की हम बात करें तो यहाँ गंगा नदी देखिए कुछ बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखें। गंगा नदी 2 धाराओं के रूप में निकलती है, भागीरथी मुख्य धारा निकलती है भागीरथी, और कहाँ से निकलती है, इसके जो गंगोत्री हिमानी, यहाँ एक शब्द आया हिमानी। हिमानी क्या है, हिमानी क्या है, जो हिमालय पे जो बर्फ़ जमी होती है वो बर्फ़ नदियों के रूप में जब जम जाती है, इस तरह की बर्फ़ की जो नदियाँ हैं, बर्फ़ की भी नदियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी नदी क्षेत्रों में बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाखंड जो हैं किलोमीटरों लंबे होते हैं, 75 80 किलोमीटर लंबे, उनको हिमानी कहते हैं, या हिमनद भी इनको कहा जाता है, हिमानी या हिमनद। हिमनद जब पिघलते रहते हैं और पिघल पिघल के इनसे पानी बन बन के और इनमें नदियों में पानी आता रहता है। तो ये जो हिमनद हैं, गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं तो गंगा नदी जिस हिमनद से निकलती है उसका नाम है गंगोत्री। मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, गंगोत्री हिमानी से। और किस रूप में निकलती है गंगा नदी, भागीरथी के रूप में। यानी गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नाम की धारा के रूप में निकलती है, और इसमें फिर थोड़ा सा आगे चल के और अलकनंदा नाम की धारा मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, देवप्रयाग में। उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पे एक जगह है देवप्रयाग, वहाँ पे आके भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। ये भागीरथी आ गई, ये अलकनंदा आ गई, दोनों देवप्रयाग में आके मिल गई, और देवप्रयाग से आगे फिर ये गंगा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद गंगा नदी में हिमालय से जब निकलती है तो ये पर्वतों को छोड़ती है, किस जगह पे, ये भागीरथी और अलकनंदा मिली, अलकनंदा और ये मिलने के बाद गंगा, इसके बाद ये पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ देती है हरिद्वार में। कहाँ पे छोड़ती है, हरिद्वार में। ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर लेती है, मैदानों में प्रवेश करती है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि हिमालय से निकलने के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो देखिए यहाँ फिर से मैं महत्वपूर्ण बातों को, भागीरथी और अलकनंदा के रूप में गंगा नदी निकली और देवप्रयाग में आके मिली। इसके बाद ये गंगा के रूप में हरिद्वार पहुंची, वहाँ से इसने पहाड़ों को छोड़ दिया और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया। इसके बाद फिर ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद फिर इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलने लग जाती हैं। अब कौन सी हैं, सबसे महत्वपूर्ण है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अब देखिए सबको मैं दिखा देता हूँ। ये चली अपनी गंगा और इसमें आके मिली कौन कौन सी, यमुना, ये आके मिल गई। यमुना के बाद इसमें मिली घाघरा, ये मिल गई।
गंडक ये मिल गई, सोन नदी ये मिल गई। तो इस तरह से ये हमारी गंगा में कई सारी, इधर ये कोसी नदी भी मिल गई इसमें आके। तो इस तरह से ये मुख्य जो गंगा नदी है वो अपनी सहायक नदियों के साथ आगे बढ़ती है। अब इसके बाद हम बात करें इसकी जो सहायक नदियों की, तो यमुना जो है, यमुना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। अभी मैंने बताया गंगा निकलती है गंगोत्री हिमानी से और यमुना निकलती है यमुनोत्री हिमानी से। अब ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। अब देखिए दाहिना और बायां किनारा क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई नदी मान लीजिए इस दिशा में जा रही है, तो जिस दिशा में ये तीर का निशान है उस दिशा में अगर हम मुँह करके खड़े हो जाएं तो हमारा दायां हाथ इधर रहेगा और बायां हाथ इधर रहेगा। यानी ये जो किनारा है ये कहलाएगा दायां किनारा और ये कहलाएगा इसका बायां किनारा। तो ये बात समझाना चाह रहा है कि गंगा नदी अगर इधर जा रही है तो इसमें ये आके यमुना मिल गई दाहिने किनारे से। ठीक है, ये गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में, आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो प्रयागराज में मिल जाती है गंगा में यमुना। ये गंगा और ये प्रयागराज में आके इसमें मिल गई यमुना। इसके बाद इसमें आगे बढ़ने के बाद जो मुख्य और नदियाँ मिलती हैं वो हैं घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक और कोसी। इसके बाद ये नेपाल हिमालय से आगे हम बात करें तो ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये जो नदियाँ अभी बताई थी मैंने, घाघरा, गंडक और कोसी, तो इन नदियों के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि ये नदी थोड़े नीचे क्षेत्रों में यानी मैदानी क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में बहती हैं, तो इनको प्रॉपर दिशा नहीं मिल पाती, इसलिए ये बाढ़ का कारण बन जाती हैं नीचे जगहों पे बहने पे। अब हम बात करेंगे कि गंगा नदी में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। तो देखिए प्रायद्वीपीय और चूहों से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं, देखिए चंबल, बेतवा और सोन। ये गंगा जा रही है, इसमें ये नीचे की तरफ से आके मिलती हैं। और देखिए ये यमुना के में आके तो चंबल मिल जाती है और बेतवा और सोन ये मिल जाती हैं सीधे गंगा में। तो ये नीचे की तरफ से, यानी भारत के नक्शे को हम देखें तो उसमें दक्षिण भारत की तरफ से ये नदियाँ आके मिलती हैं, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब बाएं और दाएं दो शब्द आ रहे हैं, बाएं और दाएं किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, वहाँ तक ये बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। अब ये देखिए आगे ये नदी दो भागों में बट जाती है। गंगा नदी अब दो भागों में बट गई, भागीरथी, हुगली, यानी हुगली नदी में पहला भाग इसका हुगली नदी कहलाता है, दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पहला भाग इसका हो गया, यानी जब ये बंगाल में समुद्र में गिरने से पहले दो भागों में बढ़ती है, तो पहला भाग हो गया हुगली। दूसरा भाग दक्षिण की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अब इसमें कौन सी नदी आके मिल गई? ब्रह्मपुत्र। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से? मेघना के नाम से। यानी गंगा, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये बांग्लादेश, यहाँ पे इधर से गंगा आई और इधर से ब्रह्मपुत्र आई, दोनों आके मिल गई और गिरने समुद्र में गिरी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से यहाँ तक ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं। दोनों की सम्मिलित धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये इनके द्वारा गंगा नदी का जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों पड़ा वहाँ सुंदरबन? क्योंकि वहाँ एक सुंदरी नाम का एक पेड़ वृक्ष पाया जाता है, पादप पाया जाता है, और
सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो भी यहाँ पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें, गंगा की लंबाई 2500 किमी से अधिक है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किमी से अधिक है। इसके बाद हम बात करें, जब ये नदी समुद्र में गिरती है तो इसमें विसर्प बनना, उससे पहले इसमें विसर्प काफ़ी तेज़ी से विसर्प बनते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई से जब नदी बहती है तब इसमें विसर्प नहीं बन पाते इतने, लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं और जब ज़मीन की ढाल कम हो जाती है तो उस समय इसमें विसर्प बनने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे नदी सीधी बह रही है तो उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती, वो आड़ी तिरछी किधर भी बहना शुरू कर देती है और फलस्वरूप इसमें विसर्प बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, अगला हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मैं समझता हूँ गंगा नदी सभी के क्लियर हो गया होगा। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक होने से निकलती है। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भारत के नक्शे में आपको बताया था कि कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ से ये सांगपो के नाम से जो नदी जा रही है यही ब्रह्मपुत्र है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि देखिए, यहाँ जैसे ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश किया और इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की मैंने बताया था गंगा में जाके मिल जाती है बांग्लादेश में, और इनको मेघना के नाम से जानते हैं। तो अब इससे आगे की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, वहीं से सिंधु नदी निकलती है, लेकिन सिंधु नदी की दिशा इधर है पाकिस्तान की तरफ और ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा इधर है बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश की तरफ। दोनों विपरीत दिशाओं में एक ही जगह से निकलती हैं, दोनों मानसरोवर झील के पास से, लेकिन दोनों की दिशा अलग है। एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक अरब सागर। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में गंगा नदी, इसको ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग। और फिर इसमें दिवांग, लोहित, कैनुला और दूसरी सहायक नदियां इससे आकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। जब इसमें दिहांग में और कई सारी नदियां मिल जाती हैं तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ क्या आप जानते हैं, में लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात, अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं। इधर से आई गंगा, बांग्लादेश में प्रवेश किया, इधर से आई ब्रह्मपुत्र, यहाँ प्रवेश किया, लेकिन ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में गंगा को यहाँ जमुना नाम हो गया। किसका? ब्रह्मपुत्र का। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। इधर ये गंगा आई और इधर ये मिली जमुना, दोनों मिलके मैंने बताया था थोड़ी देर पहले मेघना, किसका निर्माण करती हैं? मेघना। यानी दोनों नदियों की सम्मिलित धारा मेघना के नाम से और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल खाड़ी जो समुद्र है उसमें गिर जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं तिब्बत की। तो तिब्बत क्या है? एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, यानी ठंड बर्फ़ रहती है यहाँ, और शुष्क यानी यहाँ सूखा पड़ता है, यहाँ फसल नहीं हो पाती हैं, इसलिए यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। यानी यहाँ उसमें सिल्ट, शुष्क है इसलिए वहाँ पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो जल की मात्रा कम होगी। सिल्ट यानी इसमें मिट्टी भी कम होती है। इसके बाद जब ये उच्च क्षेत्रों में गुजरती है तो सिल्ट और पानी की मात्रा धीरे धीरे इसमें बढ़ने लग जाती है। बांग्लादेश में तो ये नदी बहुत ज़्यादा क्षति, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये बार बार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है।
इसके बाद ये तीनों नदी तंत्र मैंने आपको पढ़ा दिए, आपको ध्यान होगा तीनों नदी तंत्रों के मैं फिर से नाम ले रहा हूँ कौन कौन से नदी तंत्र हैं। पहला नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आकर मिलती हैं। फिर दूसरा नदी तंत्र मैंने गंगा पढ़ाया, जिसमें गंगा में यमुना, सोन, कैन, बेतवा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको दक्षिणी भारत की नदियाँ, जिनको प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी नक्शा बता चुका हूँ, ये दक्षिण भारत की नदियाँ। तो दक्षिण भारत की नदियों की हम बात करें तो एक बात इनकी विशेषता मैं बता चुका हूँ कि हिमालय की नदियाँ जहाँ बारहमासी होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी नहीं होती, बल्कि ये मौसमी होती हैं। ये बरसात के मौसम में ही इनमें पानी आता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ में जो बड़ी नदियाँ हैं, उनमें से दो बड़ी नदियाँ ऐसी हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, शेष नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी को ले जाती हैं। अब देखिए हम बात करें अरब सागर को अपना जल ले जाने वाली नदियाँ, जिसमें नर्मदा और तापी नदियाँ हैं। नर्मदा और ये तापी, नर्मदा और तापी दोनों कौन सी नदियाँ हैं? अरब सागर को अपना जल ले जाने वाली नदियाँ। सबसे पहले हम नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी है, अमरकंटक नाम की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये निकलती है और फिर ये भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी पूछा जाता है किस प्रकार की घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी भी मैं समझाऊंगा अगले किसी वीडियो में क्या होती है भ्रंश घाटी, लेकिन यहाँ समझिए आप नदियों को। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। इसमें बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें जबलपुर, मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर। उस जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में नदी गहरे गोड़ से बहती है, गहरे खड्डे से बहती है। जहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ एक झरने का निर्माण करती है, जिसका नाम धुआंधार जलप्रपात। इसका झरने का नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद हम बात करें नर्मदा की सहायक नदियों की, तो मुख्य धारा से नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यानी मध्य प्रदेश से बह के गुजरात में जाती है और गुजरात में जाने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नमादि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। तापी नदी की हम बात करें, तापी या ताप्ती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन वो निकलती अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा, और ये निकलती है बैतूल जिले में सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियाँ नर्मदा और तापी दोनों इधर यानी पश्चिम दिशा में जाती हैं और दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती हैं और दोनों ही ज्वार नदमुख बनाती हैं। ये ध्यान रखें दोनों नदियों के बारे में। ज्वार नदमुख यानी ये नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इसके बाद इसमें इसकी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार हैं। अगली नदी है ये गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये ध्यान रखें दक्षिण भारत की अगर सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो गंगा है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो गोदावरी है। ये ध्यान रखें। निकलती कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से ये नदी निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बहकर और
कहाँ जाती है? इसकी लंबाई लगभग 1500 किमी है, बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है कहाँ पे? प्रायद्वीपीय नदियों में, यानी दक्षिण भारत की नदियों में। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। फिर से सुनो इसकी सहायक नदियों के नाम: पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये ध्यान रखें आप कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। इसके बाद हम बात करें महानदी। अगली जो नदी है गोदावरी के बाद दूसरी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो है महानदी। गोदावरी के बाद महानदी। महानदी निकलती कहाँ से? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किमी है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। इसके बाद हम बात करें कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की हम बात करें तो देखिए, पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किमी है और मुख्य सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। इसके बाद हम बात करें भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो प्रपात है, बड़ा जल प्रपात यानी बड़ा झरना है, वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी बनाती है। क्या नाम है इसका? शिव समुद्रम। भारत का पहला धुआंधार, दूसरा शिव समुद्रम। धुआंधार उस पे नर्मदा नदी पे बना हुआ है, जबकि शिव समुद्रम कावेरी नदी बनाती है। और कोलार नाम की जो सोने की खान है, वहाँ के लिए जल की आपूर्ति करता है ये शिव समुद्र नामक जल प्रपात। भारत का अगर सबसे बड़ा जल प्रपात यानी झरने की यहाँ प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? तो आप ध्यान रखें, महात्मा गांधी जल प्रपात भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है या सबसे बड़ा झरना है। इसे गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गरसोप्पा। और ये कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखें। अब देखिए, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देखिए, यहाँ पुस्तक में कक्षा 9 में जितनी नदियाँ दे रखी हैं उनको मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी और भी इनकी डिटेलें हैं जो आपकी पुस्तक में नहीं है। उनसे फ़िलहाल हमें 9th क्लास के हिसाब से इतना ही ज्ञान हमें लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे नदियों के अलावा झीलों की। क्योंकि अपवाह क्षेत्र चल रहा है यानी जल की बातें चल रही हैं, तो झीलों को भी के बारे में भी हम जानेंगे। तो इसमें कश्मीर की में एक झील है, प्रसिद्ध झील डल झील। डल झील की खासियत क्या है कि डल झील में नाव वाले घर, जिनको शिकारे के नाम से जाना जाता है, यहाँ हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो झीलें 2 प्रकार की होती हैं, मीठे पानी की और खारे पानी की। इसके अलावा बनावट के आधार पर प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं और कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं। झीलों के लाभ आपको देखिए यहाँ दे रखे हैं।
मानव के लिए अत्यंत लाभदायक। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है और सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। पर्यटकों को आकर्षित करती है। जलीय पारतंत्र को संतुलित करती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। इसके बाद है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। तो देखिए, नदियाँ अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र में करती हैं। कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं कि किस तरह से और नदियों का जो जल है वो सिंचाई के काम आता है, लेकिन वर्तमान में नदियों का दूसरा उपयोग भी बढ़ गया है। नदियाँ पर्यटन स्थल के अलावा परिवहन के साधनों के लिए मार्ग प्रदान करती हैं, जल परिवहन के लिए। इसके लिए बहुत सारे जो जल मार्ग बनाए गए हैं भारत में नदियों में होकर, तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान करती हैं। तो इसके बाद अगला बिंदु है नदी प्रदूषण। तो नदियों में विभिन्न उद्योग धंधों और हमारे द्वारा यूज किए जा रहे केमिकलों के द्वारा, रसायनों द्वारा बहुत ज़्यादा गंदगी नदियों में होती जा रही है। इसलिए नदी प्रदूषण की वजह से हम अशुद्ध जल नदियों से प्राप्त कर रहे हैं, तो इस प्रदूषणों को रोकना भी आवश्यक है। तो ये हुआ आपका अध्याय अपवाह, और इसमें जो भी बिंदु थे मैंने सब कोशिश की है, काफ़ी लंबा वीडियो बनाया ताकि कोई बिंदु आपसे अछूता ना रहे। तो कोशिश करिए इसको बार बार रिपीट करने की। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ अपवाह क्षेत्र में, अपवाह को समझने में आपको कोई परेशानी महसूस होगी। धन्यवाद।